बिजनेस का एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिजनेस का एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब जब हम लोग गैप पढ़ रहे हैं, गैप के बारे में उसमें एक एक करके कौन कौन सा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है, अकाउंटिंग के अंतर्गत कौन कौन सा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो वर्ल्ड वाइड और सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो दीज आर द कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स जो कि सब लोग फॉलो करते हैं। उसमें पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आप देखिए एंटिटी एक वर्ड आया हुआ है, एंटिटी क्या होता है? एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को एंटिटी बोला जाता है, क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशन के नाम को ही एंटिटी बोलते हैं। जब हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको, और एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस के लिए नहीं बनाया जाता है, प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन एंटिटी का मतलब हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्लियर? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, हम लोगों का कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशंस क्या है? एजम्पशन है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड ओनर ऑफ द इंटरप्राइजेज इज टू डिफरेंट अकाउंटिंग यूनिट। मेरा एक बिजनेस है एबीसी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, एबीसी एंड कंपनी, ठीक है, मान के चलते हैं मेरे एक फर्म का नाम है एबीसी एंड कंपनी और मेरा नाम है सोमेश सिंह। दोनों डिस्टिंक्ट बॉडीज है, अकाउंटिंग बॉडीज है। मेरा जो पर्सनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, जो मैं पर्सनली रिकॉर्ड करके रखता हूं घर पे, वो मेरा अलग अकाउंट है। जब बिजनेस की बात आती है तो वहां मेरा अलग अकाउंटिंग होगा, ठीक है। जब एबीसी कंपनी जो है उसका रिकॉर्डिंग अलग होगा और मेरा रिकॉर्डिंग अलग होगा। मैं जो बिजनेस के साथ करता हूं, वर्क जो भी करता हूं, उसका रिकॉर्डिंग बिजनेस के बुक्स में अलग से होगा और मेरे बुक्स में अलग से होगा, ठीक है। तो कहता है ऑनर, इसमें क्या होगा कि द ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस इज डिफरेंट। बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस को चलाता कौन है? बिजनेस को उसका ओनर चलाता है। तो यहां जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये टू डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी को अलग अलग कर देता है। ऑनर को अलग करते हैं हम लोग और बिजनेस को अलग करते हैं। इसमें ये मान के हम लोग चलते हैं कि जब अकाउंटिंग करते समय बिजनेसमैन और जो बिजनेसेस हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें ये पहला एजम्पशन हम लोग का ही है कि एजम्पशन करते हैं रिकॉर्डिंग करते समय कि बिजनेस इंटरप्राइजेस जिसका रिकॉर्डिंग करना है और द ओनर ऑफ दैट बिजनेस इज टू डिफरेंट अकाउंटिंग यूनिट। दूसरा है मनी मेजरमेंट कांसेप्ट। मनी मेजरमेंट कांसेप्ट में क्या है एजम्पशंस है कि ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्डिंग करेंगे? मॉनेटरी कांसेप्ट जो है, जो मनी मेजरमेंट कांसेप्ट है, वो बोलता है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब, मॉनेटरी इवेंट्स का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जिसका मनी में मेजरमेंट हो सकता है, जिसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है। रुपीज में, अगर इंडिया में है तो रुपीज में हम उसको वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फॉरेन का अकाउंटिंग है तो वहां का जो रूलिंग करेंसी है उसके हिसाब से हम वैल्यू कर सकते हैं। आप सिंपल समझिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेस है, एसेट्स है, ऐसा जैसे मान ली कंप्यूटर है 10 कंप्यूटर, ठीक है, फर्नीचर्स है 10 फर्नीचर्स है, टेबल है, फिर जो है आपका फैंस है, एसी है, ठीक है, 10 एकड़ लैंड है, बिल्डिंग्स है 10 बिल्डिंग्स है, उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए आप बैलेंस शीट में रिकॉर्डिंग करते समय ये नहीं लिख सकते हैं कि अपने पास 10 कंप्यूटर है, 10 फर्नीचर है और फिर मान लीजिए 10 फैंस है, लाइक इस तरह का एसी है। इसको आप रिकॉर्डिंग करते समय उसका वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग का दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है जिसका की वैल्यू हम मनी में कर सकते हैं तभी वो रिकॉर्डेबल है, तभी हम उसको बुक ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत एंट्री कराएंगे, रिकॉर्डिंग प्रोसेस में उसको लाएंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसमें हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड टू बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग एंड आल्सो द रिकॉर्डिंग मस्ट बी इन द मॉनेटरी यूनिट, नॉट बी इन द फिजिकल यूनिट। क्लियरली बात है कि हम फिजिकल यूनिट में कंप्यूटर का 10 क्वांटिटीज, 10 एकड़ ऑफ लैंड्स, 10 फर्नीचर्स, 10 फैंस, ऐसे हम करके नहीं लिख सकते हैं। उसको लिखना है तो उसको हम लोग मनी में पहले कन्वर्ट करेंगे, मनी वैल्यू में, उसके बाद उसको लिखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको फॉलो करना ही है। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब हम बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उस समय ये ध्यान में रखना होता है हमको कि मेरा जो बिजनेस है वो वन डे प्रोग्राम नहीं है, 1 ईयर के लिए नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, ठीक है। ये मान के चलते हैं। इसमें जो एजम्पशंस लिए जाते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, इसमें मेरा एजम्पशंस रहता है कि बिजनेस इंटरप्राइजेस वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन। कैसे होगा? बिजनेस इंटरप्राइजेस अपना ऑपरेशंस, अपना वर्किंग्स, अपना कार्य जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलाएगा, ठीक है। वो क्या चलाएगा? आपका लॉन्ग लास्टिंग चलाएगा, आउट इट्स एक्टिविटीज ऑपरेशन इनफिनाइटली, है ना, इनडेफिनेटली, मतलब चलते रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलेगा। इट्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हम पढ़ेंगे आगे कि क्यों हम अकाउंटिंग बनाते समय पीरियड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में कि अगर मेरा बिजनेस एक समय के लिए बनाया गया है, 10 दिन के लिए है, 1 महीने के लिए है, साल भर के लिए है, तो बहुत सारी चीजों का ट्रीटमेंट जो हम बताएंगे आगे, इसके बेस पे कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स चेंज हो जाएंगे अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे तो। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं कि ये जो मेरा इंटरप्राइजेस है जिसका मैं अकाउंटिंग करने जा रहा हूं, वो क्या होगा? कंटिन्यू होगा, अपना ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगा इनडेफिनेटली, लॉन्ग लास्टिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। इट्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अब
देखिए अब इसमें क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रिकॉर्डिंग कब का, रिकॉर्डिंग किसका, एक स्पेसिफिक पीरियड का। मैंने जब डिफिनेशन दिया था, जब मैं डिफिनेशन लिखा हुआ था अकाउंट्स का, तो उसी में बताया था मैंने कि अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड का करते हैं फॉर फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है। अब यहां देखिए उसी पीरियड कॉन्सेप्ट में आ गए हम लोग कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे उसमें होता है कि रिजल्ट एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस मस्ट वॉच एंड इवेलुएट फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवल और पीरियड नोन एज द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग किसका, रिकॉर्डिंग किसका, कौन सा पीरियड का, एक स्पेसिफिक पीरियड का, ठीक है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड का करते हैं, दैट कैन बी फॉर 1 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 1 ईयर आल्सो, ठीक है। जनरली 1 साल। कंपनीज एक्ट भी कहता है कि भाई आपको बुक ऑफ अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हर साल प्रेजेंट करना है, हर साल बनाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहता है कि आपको बुक ऑफ अकाउंट्स ईच ईयर, हर साल बनाना है। तो यहां क्या है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको बुक ऑफ अकाउंट्स अपना एनुअली बनाना है। कभी कभी ऐसे भी जरूरत पड़ जाते हैं इंटरिम बुक ऑफ अकाउंट्स बनाने का जरूरत पड़ जाता है। बुक ऑफ अकाउंट्स बनाना इंटरिम, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है मान लीजिए, ठीक है, और किसी पार्टनर्स का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस पार्टनर जिसका डेथ हुआ है उसका जो लीगल हेयर है, ठीक है, उसके जो वैधानिक रूप से जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको कितना पैसा मिलेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो बुक ऑफ अकाउंट्स जिस दिन तक वो डेथ किए हैं पार्टनर्स, उस दिन तक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर वहां से हो सकता है अगर फर्म कंटिन्यू रहा तो आगे बनेगा, लेकिन वहां तक का बुक ऑफ अकाउंट्स तो कंटिन्यू क्लोज करना पड़ेगा। तो बुक ऑफ अकाउंट्स का जो टाइमिंंग है वो 2 तरह से है। अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करके बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको उसी के हिसाब से अपना बुक ऑफ अकाउंट्स रेडी करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम 3-3 महीने पे अपना प्रेजेंटेशन करें, देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आप फॉलो करते हैं, अपना बिजनेस आपका है, तो आपको कंपनीज एक्ट का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अंतर्गत अगर आपका बिजनेस मान लीजिए कवर करता है, टैक्स ऑडिट वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको अपना बुक ऑफ अकाउंट्स उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी अगर आपका बुक ऑफ अकाउंट्स कवर करता है आपका बिजनेस, तो आपको उसी के रूल्स के हिसाब से आपका एनुअल बुक ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है हम लोग का बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते समय, कि मेरा एजम्पशंस ये रहेगा कि हम बुक ऑफ अकाउंट्स एक स्पेसिफिक पीरियड का बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ चीज। अब आगे बातें हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी आउटफ्लो जो ऑर्गेनाइजेशन करता है जिसका कि बेनिफिट उनको करंट में मिल जाए, करंट अकाउंटिंग पीरियड में, जो मैं बात कर रहा था करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हम जब क्लासेस कराएंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बेस पे सारा क्लासेस कराएंगे, ठीक है। बहुत जो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे सारा अकाउंटिंग क्लासेस मेरा होगा, सारा इसी कंसेप्ट के बेस पे बेस होगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप मिस ना करें इस कंसेप्ट को, ध्यानपूर्वक समझिए। मैं मेरे पढ़ाने के बाद आप किसी बुक से, जिसके जो भी आप कंसर्न बुक है आपका आपके पास, वो आप जरूर देखिए और उसमें जो भी बातें आपको समझ में आती है उसको राइट डाउन जरूर कीजिए और इसको इंपॉर्टेंट रूप से पढ़िए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। चलिए कॉस्ट कंसेप्ट मतलब कॉस्ट मतलब कोई भी आउटफ्लो, कोई भी पेमेंट जो हम लोग करते हैं फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट्स और इवन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी आउटफ्लो जो हम करते हैं जिसका कि बेनिफिट आपको करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा या आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा, ठीक है, जिसका कि या तो हम पेमेंट आज कर दिए हो या नहीं भी किए हो। तो कॉस्ट मतलब समझ में आ गया कि पेमेंट है ओवरऑल जिसका कि बेनिफिट मुझे अभी मिलेगा या आने वाले समय में मिलेगा। क्लियर है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, एजम्पशंस का मतलब होता है कि ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड। इसमें कहता है कॉस्ट कंसेप्ट में ये है कि जितना भी अकाउंट्स में एसेट्स हम बुक करेंगे उसको किस वैल्यू पे बुक करेंगे, उसके परचेज प्राइस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब क्वेश्चन उठता है कि ओरिजिनल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, ओरिजिनल कॉस्ट कहेंगे किसको। तो कॉस्ट कंसेप्ट नेम सजेस्ट करता है, आप देखते चलिए, खाली नाम से ही पढ़ना है। अकाउंटिंग पीरियड, तो पीरियड के बारे में एक फिक्स पीरियड रहेगा भाई मेरा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ नाम से ही समझ में आ जाएगा कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है, हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं कि जितना भी एसेट्स है उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे उसके परचेज प्राइस पर, जिसपे कि वो खरीदा गया है और खरीदने के बाद फैक्ट्री सेटअप के अंतर्गत, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आया हुआ है, लगाया गया है, उसका इंस्टॉलेशन कराया गया है और वो अपना फर्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तब तक का एक्सपेंडिचर जो भी आएगा वो उस एसेट्स का कॉस्ट कहलाएगा। जैसे किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए में कोई मशीन खरीदा और उसको खरीदने के लिए 2,000 रुपया ब्रोकरेज दिया, 1 लाख 2,000, लाने में उसको 4,000 रुपया खर्चा हो गया, 1 लाख 6,000। वैसे और भी अन्य खर्चे हुए, इंस्टॉलेशन में 5,000 रुपया लग गया तो 1 लाख 11,000, लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, और जितने भी खर्चे होंगे कब तक का, एसेट्स के पुट टू यूज तक का, जब तक एसेट्स यूज में स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक के सारे खर्चे, लीगल खर्चे, लाने का खर्चा, रास्ते का इंश्योरेंस, ठीक है, स्टोर वेयर हाउस में रखे हुए वहां का स्टोरेज, वहां से उठा के फैक्ट्री सेटअप में लाए वहां का सारा खर्चा, सारा कॉस्ट जो है एसेट्स का कॉस्ट कहलाएगा। और कॉस्ट का कंसेप्ट कहता है कि एसेट्स को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट बेसिस पे, ठीक है। इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, मैं डिस्कस करूंगा कि लिमिटेशंस क्या है। कि मान लीजिए कोई एसेट्स हम 1,50,000 का सारा ओरिजिनल कॉस्ट उसका बना और इस साल हमने बुक्स में रखा उसको 1,50,000 का, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर उसी का वैल्यू हो जाता है 80,000 रुपया, मान लीजिए मार्केट वैल्यू चेंज, वो चीज अब 80,000 में, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया और वो चीज अब 80,000 में मिलने लगा, तो हम किस वैल्यू पे रखेंगे उसको, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं रखेंगे, उसका वैल्यू डिटोरिएट कर देंगे। अच्छा ठीक है, 1,50,000 की जगह अब उसका वैल्यू हो गया 2,20,000 मान लीजिए, ठीक है। पहले 1,50,000 में मिलता था जिस समय मैंने वो एसेट्स परचेज किया था, मान लीजिए वो 1,50,000 में मिलता था, अब वही एसेट्स क्या हो गया 2,20,000 में मिल रहा है, तो वैल्यू तो बढ़ गया। फिर भी हम यहां क्या करेंगे, हम उसको 1,50,000 में ही डिस्क्लोज करेंगे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में। तो इससे होगा क्या,
इससे होगा क्या कि जो एसेट्स का वैल्यू 2,20,000 मार्केट वैल्यू है, उसको अगर हम अपने बुक्स में कम में शो करके रखे हुए हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, हम उसको सही बुक ऑफ अकाउंट्स, आपका सही बुक्स जो पिक्चर्स है वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस है कॉस्ट कंसेप्ट का, हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट कंसेप्ट में क्या कहता है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एसेट्स रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज प्राइस पर, जिसमें कि इंक्लूड्स है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड एनी अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज। क्लियर है? चलिए, दिस कंसेप्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर है। सही बात है, हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब होता है जो कल था बुक ऑफ अकाउंट्स में, वही वैल्यू आज भी बुक ऑफ अकाउंट्स में है, वही वैल्यू कल भी उस एसेट्स के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स में है। तो ये एक हिस्टोरिकल है, चला आ रहा है बुक वैल्यू, जिस समय परचेज किया था उस ईयर के बाद फिर इस साल, फिर इस साल, फिर इस साल, हर साल सेमी वैल्यू चला रहा है। इसको हिस्टोरिकल इन नेचर बोलते हैं। कितने बार बच्चों को समझ में नहीं आता है बुक वैल्यू क्या होता है सर, रिटन डाउन वैल्यू क्या होता है सर, और ओरिजिनल या हिस्टोरिकल वैल्यू क्या होता है। आज सुन लीजिए, कॉस्ट कंसेप्ट बताता है कि जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वही ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट बोलिए उसको या हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, बुक वैल्यू अलग चीज होता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू पर बुक्स में एसेट्स को डिस्क्लोज किया जाता है। ठीक है, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में हम लोग जो कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, ये जस्ट एक एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं कि एसेट्स को अपने बुक वैल्यू पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे। ठीक है।